नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और दालों के बाद खाने के तेल पर भी सरकार की सख्ती दिखाई दे रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को कीमतों में कटौती करने के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि दाम ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से होने चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में खाने के तेल दाम कितने घटे हैं और देश में क्या स्थिति है, और अब तक यहां पर ग्राहकों को कीमतों में कटौती का फायदा क्यों नहीं मिला। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है एशिया फार्म ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। अतुल जी नमस्कार। ये बातचीत हमारी काफी समय से होती रही है और ये बात हमने सीएनबीसी आवाज मुहिम के तौर पर भी उठाई थी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव इतने गिर चुके हैं तो भारतीय बाजारों में लैग के बाद ही सही तो भी इंपोर्टेड, लैंडेड और रिटेल में इतना ज्यादा फर्क है। सरकार की लेटेस्ट जो ये पुश है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो ठीक है, जो काम कर रही है वो तो उनका फर्ज भी बनता है। और इतने जो बाजार डूबे हैं तो उसका इफेक्ट तो आई एम श्योर गवर्नमेंट चाहेगी कि वो कंज्यूमर्स को पास ऑन हो। मेरा ये मानना है कि ये ऑलरेडी पास ऑन हो रहा है। और कोई भी अगर चाहे प्राइजेस को ऊंचा रखे, कोई भी इंडस्ट्री, ये पॉसिबल नहीं है। इतने लोग एक बहुत ही कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। एक जो कंफ्यूजन पैदा होता है कि जो एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो प्रिंट होता है, गवर्नमेंट मेरे को लगता है कि उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देती है। जबकि आप देखिए, कोई भी आप इस पे अगर डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएंगे या मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर पे, वहां पे ये रहता है कि एमआरपी इतना एंड इतना डिस्काउंट। तो वो ऑलरेडी एज अ कंज्यूमर उसको सस्ता मिल रहा है। पर एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करते हैं। आज की तारीख में जो एंड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स जो शॉप फ्लोर इसमें बिकते हैं, क्या नाम, मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर्स में, उसमें सेल्स टैक्स भी लगा हुआ होता है 5%। उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्जेस भी लगे होते हैं, उसके ऊपर पैकेजिंग कॉस्ट भी लगी होती है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी। तो ऑन अ रफ बेसिस अबाउट 20 से 25% की ये कॉस्ट जो है ना, वो कंज्यूमर के ऊपर लागू होती है। उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट सेल्स टैक्स का भी है। जो प्राइजेस हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल, उसमें सेल्स टैक्स तो कहीं कोई वो नहीं होता, क्या नाम, इट इज नॉट इंक्लूडेड। और जो ट्रेड में मिलता है माल, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो मैं समझता हूँ ये थोड़े बहुत फर्क तो होंगे। और कोई भी इंडस्ट्री चाहे कि वो अलग से अपने दामों को ऊंचा रखे, ये नामुमकिन है। हम लोग इतने ज्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जी रहे हैं कि ये मुश्किल है कि कोई भी प्राइस को ऊपर पे रख सके, जबकि बाजार अगर डूब रहा है। जो टाइम सरकार ने कहा है कि तीन तो जो हफ्ते सरकार ने कहा है कि 8 से 12 रुपए प्रति लीटर कम करें, वो फिर कंपनीज कैसे देखती हैं इस रेंज को? मेरा तो शायद मानना है कि जो गवर्नमेंट बोल रही है ना, 12 रुपए कम करे या वट एवर, ये ऑलरेडी मार्केट्स में फैक्टर्ड इन हो चुका है। ऑलरेडी बाजार इस हिसाब से, जो जितना बाजार दबा है। पर एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करूंगा कि ये जो गवर्नमेंट के आंकड़े, ये हो सकता है 3-4 दिन पहले के हों, और आज देखिए 2 दिन से बाजार वापस सुधार पे हैं। तो जो आज से 3 दिन पहले बातें हो रही थी, वो शायद आज लॉजिकल नहीं होगी, क्योंकि बाजार वापस थोड़े बहुत सुधर चुके हैं। जैसे सरकार ने ये भी कहा है कि समय समय पर सरकार को सूचना भी दें कंपनीज, तो जहां कंपनीज फिलहाल हैं, और क्योंकि प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, लेकिन इंपोर्ट भी हो चुका है, और ये बात हम कर भी चुके हैं कि एक लैग होता है 2 हफ्ते 4 हफ्ते का यहाँ पर। तो 2 हफ्ते 4 हफ्ते के पहले की अगर बात की जाए तो प्राइसेस काफी गिरे हुए थे। आपको लगता है जिस तरह की प्राइस मूवमेंट है, जिस तरह की प्रोक्योरमेंट है, क्या वो वाकई यहाँ पर कंज्यूमर को पास ऑन होती है? और जो सरकार को सूचना देने की बात की गई है सरकार की तरफ से, उससे कंपनीज कैसे डील कर रही हैं? मैं समझता हूँ, देखिए, कंपनीज को कोई सरकार को सूचना देने में तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। और लास्ट टाइम भी जब बाजार जरूरत से ज्यादा तेज हो गए थे, उस समय भी गवर्नमेंट ने ये किया था। वी वर कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को कोऑपरेट ना करने के लिए अंदर तो कोई, किसी को कोई वो है ही नहीं। और जहां तक इसका सवाल है, आज की तारीख में इंडस्ट्री तो एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू स्टे अबव वाटर। जो ऊंचे भाव के तेल इंपोर्ट किए हुए हैं और बाजार यहाँ पे इतना ज्यादा दब चुका है, तो इंडस्ट्री तो अभी वाटर के ऊपर रहे, अफ्लोट रहे। यही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी वो होगी, क्या नाम,
अचीवमेंट अगर इंडस्ट्री ऊपर रहती है तो ये तो इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग बिग टाइम। अब यहां से आपको क्या लगता है कि प्राइसेस कहां जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई तेजी देखने को मिलेगी ऐसा व्यू किसी का भी नहीं आता हुआ नजर आ रहा। भारत में अवेलेबिलिटी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवेलेबिलिटी है, गर्मियों में बहुत बड़ा सीजन खरीदारी का होता भी नहीं है। यहां से अगर आने वाले मानसून के सीजन ही देखे जाएं तो कैसे देखते हैं आप प्राइस रेंज? देखिए, मानसून का तो मैं समझता हूँ प्राइजेस ने इस बार एल नीनो को टोटली इग्नोर कर दिया है। एल नीनो की बातें बातें ही रह गई हैं। और अब तो ऐसा भी लगने लगा है कि शायद जो अपना आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि एल नीनो शायद ना भी आए, या आए भी तो वो सितंबर वगैरह में आए। मैं समझता हूँ कि ये सिनेरियो रहता है, देयर इज नो रीजन कि हिंदुस्तान में दाम बहुत ज्यादा ऊंचे उठे। तो एक चीज आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगा कि बाजार इतना ज्यादा दब चुका है ऑलरेडी, तो इसको बहुत ज्यादा इस लेवल से नीचे जाने की गुंजाइश नहीं रह गई है। मेरा तो ये मानना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इतना बढ़िया मौका है कि अपना बफर स्टॉक जहां तक मस्टर्ड का है, जो कि आज की तारीख में एमएसपी के नीचे बिक रहा है, उसका स्टॉक बिल्डअप कर लें। और इंटरनेशनली ऑयल भी इतने ज्यादा सस्ते हो रखे हैं, इसका भी अगर अपने लोग एक बफर स्टॉक क्रिएट कर लें तो मान लीजिए खुदा ना खास्ता कल को एल नीनो आ भी जाता है एंड इन्फ्लेशन स्टार्ट्स मूविंग अप, तो ये डेफिनेटली बफर है, वो काम आएगा। जैसे चाइना करता है ना रिजर्व स्टॉक, समथिंग ऑन दोज लाइंस इंडिया को भी जो बड़ी कमोडिटीज हैं उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा और देना चाहिए, जिससे कि इन्फ्लेशन की मार आम आदमी पे ना पड़े। अतुल जी, क्लियरली हाई से, ऑल टाइम हाई से खाने के तेलों के भाव काफी यहाँ पर नीचे गिरे हैं। प्री कोविड लेवल से अब तक की अगर बात करें तो कितने हाईज पर हैं हम फिलहाल? प्री कोविड लेवल से भी मैं नहीं समझता कि अपने हाई पे, प्री कोविड लेवल के ऑलरेडी अपने लोग उसके आसपास या उससे नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं। और देखिए, जो मैक्रो सिचुएशन है ना दुनिया में, वो भी बाजारों को ऊपर उठने नहीं देगी। और जहां तक लोगों को जिनको ध्यान वो था कि चाइना कोविड के जब लोगों ने रिलैक्स किया उसके बाद चाइना विल स्टार्ट लुकिंग अप, वो सीन भी अभी दिखाई नहीं देता है। चाइना इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। तो ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, दैट मे नॉट अलाउ कमोडिटीज टू मूव टू मच अप, अपसाइड गेट्स लिमिटेड। मैं नहीं समझता कि कोई बाजारों में कोई बहुत तेजी आने वाली है। और गवर्नमेंट को तो मेरे ख्याल से अब दोबारा ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट रिजीम थोड़ा सॉफ्टन अप करे, जिससे कि एक्टिविटीज वापस आए। बाजार बहुत ज्यादा दब चुके हैं, बाजारों का डूबना भी बहुत ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है, मैं समझता हूँ इकोनॉमी के लिए। ऑल राइट, तो क्लियरली भाव यहाँ पर नीचे आए हैं। रिटेल को कुछ तो भी यहाँ पर पास हुआ है, लेकिन जैसे अतुल जी कह रहे हैं कि 20-25% तो कंज्यूमर को एक्स्ट्रा उठाना ही पड़ता है, फिर चाहे वो टैक्सेस हो, लॉजिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पैकेजिंग है, काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको प्राइस इन करना पड़ता है। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीजों पर बात भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे आईएमडी को अपने साथ, जानेंगे कि लेटेस्ट मॉनसून अपडेट यहाँ पर क्या है, ऑनसेट को लेकर यहाँ पर क्या कंसर्न्स हैं, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट साइक्लोन यहाँ पर डेवलप हो रहा है अरेबियन सी में, उसका भी लेंगे जायजा। आपका स्वागत है। आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर के जनमनी अब हमारे साथ मौजूद हैं शो में। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। जो ऑनसेट है वो थोड़ा सा और डिले होता हुआ नजर आया है, आई एम श्योर आईएमडी की इसके ऊपर नजर है, लेकिन अब नई डेट क्या है? बिल्टअप हो रहा है वो बहुत स्लो है। वो अल्टीमेटली रेन जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, कुछ 14 स्टेशन है लक्षद्वीप, केरला और कोस्टल कर्नाटक को जो दक्षिण एशिया मिला के, वो जो 14 स्टेशन है उसमें रेन जो है मेनली जो केरल का है, ओनली 1 स्टेशन 4-5 जून आज तक हुआ है, जो लास्ट 24 आवर्स में सिग्निफिकेंट रेनफॉल मोर देन 2.5 मिलीमीटर। इसीलिए रेन केरला मेनलैंड के ऊपर बहुत कम है। लेकिन जो विंड कंडीशन है, क्लाउड कंडीशन, जो समुद्र है, जो दक्षिण पूर्व जो अरब सागर लक्षद्वीप एरिया, वो क्लाउड बना हुआ है। लेकिन अभी इन द मीन टाइम एक सिस्टम बन रहा है जो केरला और कर्नाटक कोस्ट से दूर है, इवन लक्षद्वीप से भी थोड़ा दूर है, और 300-400 किलोमीटर बहुत दूर है। तो जिसके वजह से क्लाउड ज्यादा वो सिस्टम के सराउंडिंग में है। हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो सिस्टम जो है नेक्स्ट 3 डेज में डिप्रेशन इंटेंसिफाई हो सकता है।
तो ये सब को देखते हुए हम केरल का डेट अभी बिल्कुल ही को कंफर्म नहीं किया, बट ऑलरेडी जैसे आप बताया 1 जून नॉर्मल डेट होता है, आखिर जो +- 7 डेज होता है उसका वो भी इसी के अंदर आता है। तो सभी मॉनिटरिंग में रखा है, तो इट डिपेंड्स ऑन की रेनफॉल जैसे नेक्स्ट 2 to 3 डेज में जो केरल में है कैसा रहता है, उसके परफॉर्मेंस पर फिर हम लोग, क्योंकि 60% ऑफ द 14 स्टेशन नीड रेन, मिनिमम 8 स्टेशन 9 स्टेशन, तो वो सब वी आर मॉनिटरिंग बिकॉज दीज आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अल्टीमेटली अगर विंड भी है अप टू सर्टन डेप्थ और क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो बन रहा है, बस सिस्टम थोड़ा दूर में बना है जो फेवर करेगा वो सिस्टम, या वो सिस्टम इंटेंसिफाई होगा तो रेनफॉल मेन लैंड में नहीं होगा। तो ये सब आगे जो 2-3-4 दिन है उसके मुताबिक पता चलेगा कि और देरी होगा या आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग अभी कोई डेट नहीं किया, 1 or 2 days विल कीप मॉनिटरिंग एंड देन कम अप विद द फर्दर स्टेटमेंट आल्सो। फेयर पॉइंट। मिस्टर चन्नामणि, दूसरी जो चिंता बाजार को है वो है अरेबियन सी में जो साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये बातें हैं कि डीप डिप्रेशन है, आगे जाके वार्निंग शायद IMD की तरफ से यहाँ पर आ सकती हैं। यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं? डिटेल्स यही है, अभी हम लोग जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप ओवर साउथ ईस्ट अरेबियन सी वी हैव टोल्ड, एंड लो प्रेशर मे बी बाय टुमारो इट विल बी ओवर द साउथ अरेबियन सी, and also subsequent by 7th or 8th it may be a depression, but it will be far, actually 400-500 far from the coast, whether it is Kerala or South Karnataka or Goa. So, and now all these things are very uncertain because not all models are predicting, and this is a very transition phase. So we have not brought the track or intensity, anything. We have only deep sea weather for the fishermen, and also CEP and other activity for the deep sea only. And coastal area, we have just told ki during 5th to 7th, it is Kerala and Karnataka coast, and from 8 onward Maharashtra coast also. And not to, fishermen not to venture. But regarding the heavy rainfall, nowhere we have given any heavy rainfall or anything like that, because system is far from the coast and we are monitoring. We have not given whether it will reach to a cyclone stage or what will be its track and further movement. We have not given anything unless the system, intensify into a depression. It is very difficult to tell what will be its track and what will be impact on the rainfall. But of course, now up to 5th June, we have not given any heavy rainfall warning over any coastal area of West Coast, like Kerala or anywhere. We have not given any warning. Only for the fishermen we have given warning, Kerala coast. फेयर पॉइंट। मिस्टर चन्नामणि, आपका बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स काफी सारी खबरें यहाँ पर बाजार में फ्लोट कर रही हैं, लेकिन हमारे पास समय निकाल के आकर उसे क्लैरिफाई करने के लिए वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट को अपने साथ, जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। जुड़ रहे हैं एंजल वन के AVP प्रथमेश माल्या। प्रथमेश नमस्कार। और सबसे पहले क्रूड से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ओपेक एंड एलाइज की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो मीटिंग थी, उसका आप सारा फैक्टर्ड इन होता हुआ देखते हैं, और यहाँ से अब US मार्केट्स में क्या एक्सपेक्टेशन है? I think clearly 5 लाख बैरल्स जो है वो रिडक्शन करने की डिसीजन के बाद रिस्क प्रीमियम क्रिएट हो गया है ऑयल कंट्री में। बट मेरे ख्याल से सस्टेनेबल दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। मेरे ख्याल से दोबारा से ऊपर वाले भाव में आपको करेक्शन देखते हुए मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव से बात करें तो नीचे में 5,800 का लेवल करेक्शन में करीब यहाँ से अराउंड 250 रुपीज करेक्शन दिख रहा है। ऊपर वाला भाव जो है जहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी 6,100 के आसपास आपका स्टॉप रहेगा 6,270। तो हाल फिलहाल ट्रेड में आपको क्रूड में जो भी रिस्क प्रीमियम आना था वो आ चुका है, अभी करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो 2.5% की तेजी फिलहाल यहाँ पर, लेकिन ये सेल कॉल्स बन सकते हैं एज पर प्रथमेश। सोने चांदी के प्राइसेस आप कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली गहराती हुई नजर आई है और 2 महीने के लोज पर दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में कारोबार? आई थिंक बोथ दिस कमोडिटीज मनीषा कहीं ना कहीं एक स्टक हो गए एक रेंज में। स्पेसिफिकली गोल्ड की बात करें 60,000 ऊपर वाला भाव है, नीचे वाला भाव अराउंड 59,000 का दिख रहा है। इट इज स्टक इन बिटवीन। तो यहाँ पे आप मुझे ट्रेड पर्सपेक्टिव पूछेंगे कि कहाँ पे ट्रेड लगाना चाहिए, मेरे ख्याल से सेल साइड में आपको बेटर स्ट्रैटेजीज मिलेगी। यहाँ पे 59,600 के पास में मिले ये कमोडिटीज को सेल करना चाहिए। 59,770 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में 59,200 और 59,000। सिमिलरली सिल्वर में भी अराउंड 72,240 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 72,870 का स्टॉप रहेगा और टारगेट नीचे में 71,000 के लिए रहेंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों ही काउंटर में नीचे के डायरेक्शन जो है दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, सोने चांदी में बिकवाली की राय यहाँ पर है, और मेटल्स में भी आपको लगता है मुनाफा वसूली जारी रह सकती है, क्योंकि पिछले हफ्ते की तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत फिर से थोड़ी सी वीक हुई है?
आई थिंक मनीषा पूरे इस कमोडिटी के इसमें एक बेस मेटल्स काफी अच्छे से नीचे करेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग रैली इस काउंटर में बन रही थी जो सारे काउंटर्स में दिखाई दी लास्ट वीक में, बट ऐसे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है जहां पे इस सारी कमोडिटीज में, सारी बेस मेटल्स में वापस आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने के ऐसी कोई खास फैक्टर्स दिखाई नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से सारे कमोडिटीज में दोबारा करेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉपर 717 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे 720 721 के रेंज में सेल करने की सलाह होगी, 725 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 711 के लिए रहेंगे। सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है 207 पे ट्रेड हो रहा है, मेरे ख्याल से इसका ऊपर वाला रेंज 210 का रहेगा, नीचे वाला रेंज 200 का रहेगा। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली यहाँ पर भी जारी रहनी चाहिए, चाहे वो सोना चांदी है या फिर कॉपर एल्यूमिनियम। ऑफ कोर्स एक रेंज में अटकते हुए जरूर नजर आए हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे स्ट्रैटेजीज भी बनाने के लिए। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।